हेलो एवरीवन, आई एम रचना। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम अपनी क्लास 10th की पोम जो कि हमारी है डस्ट ऑफ स्नो रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी। इस पोम के हम अपने ऐसे टाइप क्वेश्चंस करेंगे। मैंने पहले भी वीडियोस अपलोड किए हैं जिसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कराए हैं और आज की इस वीडियो में हम अपने ऐसे टाइप क्वेश्चंस करेंगे। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल वीडियो आपके लिए रहने वाली है, सो लास्ट तक देखना। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि जो भी न्यू नोटिफिकेशन हो आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ए सिंपल मूवमेंट प्रूव्स टू बी वेरी सिग्निफिकेंट। एक छोटा सा ही मूवमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा जाता है एंड सेव्स द रेस्ट ऑफ द डे ऑफ द पोइट फ्रॉम बीइंग वेस्टेड। और कहते हैं यही जो घटना होती है वो बचा लेती है पोइट के बाकी के दिन को जो कि उनका खराब होने वाला था। एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ द पोम डस्ट ऑफ स्नो। हमें ये एक्सप्लेन करना है हमारी जो पोम है डस्ट ऑफ स्नो उसके बेसिस पे। तो हमारी ये जो डस्ट ऑफ स्नो पोम है रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी। तो यहाँ पे इस पोम में हमारे पोइट खुद मान बैठे थे कि उनका दिन, आज का उनका दिन कुछ खराब होने वाला है, ठीक है। लेकिन उनके साथ एक ऐसी घटना घटती है जिससे कि पोइट को फिर ये फील होने लग जाता है कि नहीं, अब उनके साथ सब कुछ अच्छा ही होगा। तो कहते हैं उनके साथ क्या घटना हुई थी जिससे कि फिर उनको ये लगने लगा था कि हाँ सब कुछ अच्छा होगा, आज का उनका पूरा दिन बच गया है, ठीक है। चलो आंसर देखते हैं। वन डे सोरो एंड डिजेक्शन हैड सेटल्ड ऑन पोइट्स हार्ट। कहते हैं एक दिन पोइट के मन में सोरो मतलब दुख और डिजेक्शन उदासी ने पोइट के दिल को घेर लिया था। ही वो स्टैंडिंग बीनीथ ए हेमलॉक ट्री। वो हेमलॉक ट्री के नीचे खड़े हुए थे। ए क्रू सोक ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो ऑन हिम। और एक क्रो ने उनके ऊपर स्नो के पार्टिकल्स गिराए। उन्होंने, क्योंकि वो क्रो वहाँ पे पेड़ के ऊपर बैठा था और उसने किसी ब्रांच को हिलाया और वहाँ पे उस ब्रांच के ऊपर जो डस्ट थी, मतलब जो स्नो थी, वो पोइट के ऊपर फिर गिर जाती है। इट ब्रोट ए सडन चेंज इन हिज मूड। और इससे के मन में पोइट का मूड एकदम से चेंज हो जाता है। इट एंडेड ऑल द रिग्रेट दैट हैड फिल्ड इन हिज माइंड। और इससे वो सारे दुख, रिग्रेट ख़त्म हो जाते हैं जिससे कि पोइट के दिल में जिसने घर कर रखा था, मतलब पोइट का दिल ऐसे था कि हाँ वो कुछ रिग्रेट कर रहे थे कि आज का मेरा दिन तो खराब जाने वाला है ऐसे। तो ये घटना होने के बाद पोइट को ये फील होने लग गया कि नहीं, अब उनके साथ सब अच्छा ही होगा। द डस्ट ऑफ स्नो इज ए सिंबल ऑफ अनर्सा द पोइट सैड थॉट्स हैड ब्रोड। कहते हैं कि ये जो डस्ट ऑफ स्नो, ये जो स्नो के पार्टिकल्स थे, ये सिंबल था कि जो पोइट के मन में जिस निष्क्रियता ने, जिस जड़ता ने घर कर ली थी, उसका एक सिंबल था ये। द क्रोज शेकिंग ऑफ दिस डस्ट इज ए सिंबल ऑफ न्यू अवेकनिंग। और कहते हैं जो क्रो ने उसको हिलाया था, जो डस्ट, जो स्नो के पार्टिकल्स को हिलाया था, वो न्यू अवेकनिंग का सिंबल था। इट एंडेड ऑल हिज रिग्रेट एंड सेव्ड हिज डे फॉर फर्दर सैडनेस, फ्रॉम फर्दर सैडनेस। और इससे एंड हो गए थे पोइट के मन में जो भी रिग्रेट थे वो एंड हो गए थे और पोइट का पूरा दिन सेव हो गया था। जो आगे भी उनको पूरे दिन में उनको जो उदासी फील होने वाली थी उन सब से पोइट का दिन अब बच गया था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम डस्ट ऑफ स्नो डिस्कस। देखो अगर हम लोगों को पूरी पोम के बारे में अच्छे से पता है कि इस पोम में क्या है तो हम खुद से बना के लिख सकते हैं सेंट्रल आइडिया, ठीक है। तो अगर आपको नहीं पता है पूरी पोम में क्या है तो आप लोग लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी मैंने चैनल पे अपलोड की हुई, जाके वो भी देख सकते हो। तो चलो अब ये देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। वन डे द पोइट वॉज इन ए वेरी सैड मूड। एक दिन पोइट बहुत ही बेकार मूड में थे। सोरो एंड डिजेक्शन हैड सेटल्ड ऑन हिज हार्ट। उनके मन में, उनके हार्ट में सोरो, दुख और उदासी छाई हुई थी। ही टेल्स अस दैट ही वॉज स्टैंडिंग बीनीथ ए हेमलॉक ट्री। इस पोम में पोइट हमें बताते हैं कि वो खड़े थे कहाँ पे, एक हेमलॉक ट्री के नीचे खड़े हुए थे। ए क्रू सूक ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो दैट फैल ऑन हिम। और एक क्रो ने वहाँ पे पेड़ के ऊपर जो स्नो के पार्टिकल्स थे उनको हिलाया और वो पोइट के ऊपर आके गिरे। वैन दिस डस्ट फैल ऑन द पोइट। जब वो डस्ट, वो स्नो के पार्टिकल्स पोइट के ऊपर आके
के गिरे, ए सडन चेंज केम इन हिज मूड, तो एकदम से एक परिवर्तन उनके मूड में आ जाता है, ठीक है। इट एंडेड ऑल द रिग्रेट दैट हैड फिल्ड हिज माइंड, और इस घटना से उनके मन में जो भी उदासी छाई हुई थी वो सारी खत्म हो जाती है। दस इट सेव्ड हिज फ्रॉम एनी फर्दर सैडनेस, इस तरह से ये जो घटना हुई थी पोइट के साथ, इस घटना ने पोइट को बचा लिया था आगे और भी उदासी झेलने से, क्योंकि पोइट को लग रहा था आज का उनका पूरा दिन खराब ही जाने वाला है, लेकिन फिर उनको फील होने लगा कि नहीं, मेरा दिन अच्छा जाएगा। द पोइट हैज़ यूज द हेमलॉक ट्री, द क्रो, द डस्ट ऑफ स्नो एंड द क्रोज सेकिंग ऑफ दिस डस्ट फ्रॉम हिज विंग्स एज सिम्बल्स ओनली। कहते हैं कि इस पोम में पोइट ने इन सब का यूज़ किया है, हेमलॉक ट्री का, क्रो का, और फिर क्रो के द्वारा हिलाना जो पार्टिकल्स थे स्नो के, उनको वो एक सिंबल के रूप में ही हमारे पोइट ने यहाँ पे यूज़ किए हैं। द हेमलॉक इज़ ए पॉइजनस ट्री, कहते हैं कि जो हेमलॉक ट्री है वो पॉइजनस जहरीला पेड़ माना जाता है उसको। इट हैज़ बीन यूज हियर एज ए सिंबल ऑफ पोइट्स सैड माइंड, और इसको सिंबलाइज किया है किससे, हमारे पोइट के सैड माइंड से, हमारे पोइट के दुखी मन से सिंबलाइज किया है। दैट कैन बी नो लेस देन ए पॉइजन फॉर द बॉडी, जो कि हमारी बॉडी के लिए सिर्फ जहर का ही काम करते हैं। कहने का मतलब हमारी जो सैड थॉट्स होती हैं, अगर हमारे माइंड में सैड थॉट्स एक बार आ जाती है तो आपको पता है कि नेगेटिविटी हमारी पूरी बॉडी में असर करती है, तो यही इसके थ्रू समझाया गया है। द क्रो इज ऑफन टेकन एज ए साइन ऑफ इल ओमन, और क्रो को भी नेगेटिविटी का ही प्रतीक माना जाता है। जैसे हेमलॉक ट्री को नेगेटिविटी का प्रतीक मानते, इसी तरह से क्रो को भी नेगेटिविटी का प्रतीक मानते हैं। द पोइट हैज़ यूज्ड इट एज ए सिंबल ऑफ द सैड थॉट्स, पोइट ने जो क्रो है इसको भी सैड थॉट्स के सिंबल के रूप में यूज़ किया है। दैट हैड सेटल्ड ऑन हिज माइंड, जो कि हमारे पोइट के माइंड में जो सैड थॉट्स अभी छाई हुई थी। जस्ट एज द क्रो हैड सेटल्ड ऑन द हेमलॉक ट्री, जैसे ही क्रो वहाँ हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठता है, the dust of snow that had settled on the crow is a symbol of inertia that the poet's sad thoughts have brought about in him। कहते हैं कि जो क्रो, जो डस्ट, जो स्नो के पार्टिकल्स थे जो कि क्रो ने हिलाए, और वो किसका सिंबल है, वो सिंबल है अनर्सा का सिंबल है, निष्क्रियता का, जड़ता का सिंबल है, जो कि यहाँ पे पोइट ने सिंबलाइज किया है पोइट की सैड थॉट्स से, जो कि उनके दिमाग में आ गई थी। कैसे, क्या निष्क्रियता आ गई थी कि पोइट ने तो सोच लिया था कि आज का उनका पूरा दिन, उनके मन में तो सैड थॉट्स छाई हुई थी कि आज का तो उनका पूरा दिन ही खराब जाएगा, ठीक है। And the crow's shaking of this dust is a symbol of new awakening that came in the poet's mind। और ये जो क्रो का उस टहनी को, उस ब्रांच को हिलाना, पोइट के ऊपर डस्ट का गिरना, मतलब स्नो पार्टिकल्स का गिरना, ये सब किसका सिंबल है, ये एक न्यू अवेकनिंग का सिंबल है, ठीक है। इट एंडेड ऑल हिज रिग्रेट, इससे कि पोइट का सारा रिग्रेट खत्म हो गया था। एंड सेव्ड हिज माइंड फ्रॉम एनी फर्दर डिजेक्शन, और पोइट को बचा लिया था आगे किसी और उदासी से। पूरा दिन उनका उदास जाने वाला था, तो इन सब से पोइट के मन को बचा लिया था। तो ये यहाँ पे हमारी पोम के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे, यहाँ पे होते हैं ये। एंड डिस्कस द थीम ऑफ द पोम फायर एंड आइस, फायर एंड आइस पोम का के थीम को के बारे में हमें बात करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। दिस पोम इज ए मेडिटेशन ऑन द एंड ऑफ द वर्ल्ड, कहते हैं ये पोम दुनिया का ध्यान ले जाती है किस ओर, इस दुनिया के अंत की ओर। द पोइट गिव्स हिज ओन इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिलीजियस एंड साइंटिफिक व्यूज, पोइट खुद के विचार भी प्रकट करते हैं, अपने धार्मिक विचार भी, अपने साइंटिफिक व्यूज़ भी देते हैं इस पोम में। अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, इस दुनिया के अंत होने के बारे में पोइट अपने विचार भी बताते हैं, ठीक है। इन द बाइबल देयर इज ए डिस्क्रिप्शन ऑफ द एंड ऑफ द वर्ल्ड बाय फायर, कहते हैं कि बाइबल में ऐसा कहा गया है कि दुनिया का अंत होगा किससे, फायर से होगा। बाकी आपको पता ही होगा पोम के बारे में, तो यहाँ पे फायर को कंपेयर किया गया है डिजायर्स से, ठीक है। और यहाँ पे आइस को कंपेयर किया गया है हेटर्ड से, नफरत से, जो कि दुनिया में डे बाय डे बढ़ती जा रही है। मैन ऑफ रिलीजन बिलीव दैट द वर्ल्ड विल एंड बाय फायर, कहते हैं कि ये जो धर्म को मानने वाले लोग हैं वो मानते हैं कि इस दुनिया का अंत, क्योंकि बाइबल में भी ऐसा ही लिखा है, तो दुनिया का अंत किससे होगा, फायर से होगा, आग से होगा। आग को हम दो तरह से ले सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग से भी ले सकते हैं और दूसरा डिजायर्स से भी ले सकते हैं।
बट द साइंटिस्ट बिलीव दैट द वर्ल्ड विल एंड इन आइस, लेकिन साइंटिस्ट का मानना है कि इस दुनिया का अंत होगा किससे? आइस से। इफ़ देयर इज़ ए न्यूक्लियर वॉर, यदि यहाँ पे इस दुनिया में न्यूक्लियर वॉर होता है, ए लॉन्ग विंटर सेल सेट इन विच विल फ्रीज ऑल लाइफ टू दैट, तो कहते हैं अगर यहाँ पे न्यूक्लियर वॉर होता है तो पूरी दुनिया जम के मतलब पूरी दुनिया बर्फ़ की तरह जम जाएगी और सब मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट सेज दैट फायर एंड आइस आर बोथ पावरफुल इनफ टू डिस्ट्रॉय आवर प्लैनेट, लेकिन फिर रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी कहते हैं कि मैं मानता हूँ कि फायर भी और आइस भी दोनों ही काफ़ी है हमारी इस दुनिया को एंड करने के लिए, इन दोनों में ही इतनी पावर है कि ये दुनिया को एंड कर सकते हैं। बट ही गिव्स एन इंटेलिजेंट ट्विस्ट टू द रिलीजियस एंड साइंटिफिक व्यूज़, वो एक बहुत ही इंटेलिजेंट ट्विस्ट देते हैं रिलीजियस को भी, धार्मिक को भी और साइंटिफिक व्यूज़ को भी, क्योंकि वो इन सब चीज़ों को दूसरी तरह से कंपेयर कर देते हैं। फायर का मीनिंग सीधा आग ना निकाल के, आइस का मीनिंग सीधा बर्फ़ ना निकाल के, वो कंपेयर करते हैं डिजायर से और हेटर्ड से। ठीक है, चलो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। वॉट आर द आइडियाज़ अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड, कहते हैं कि इस दुनिया का अंत कैसे होगा, तो इसके बारे में क्या आइडियाज़ इस पोम में बताए गए उनके बारे में हमें बताना है। देखो अगर आपको पोम के बारे में अच्छे से पता है तो क्वेश्चंस आप लोग आराम से बना लोगे। ठीक है, सम पीपल से दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कुछ लोग कहते हैं कि इस दुनिया का अंत होगा फायर से, ठीक है, आग से। द पीपल हु बिलीव सो आर मैन ऑफ रिलीजन, कहते हैं जो ऐसा बिलीव करते हैं वो धार्मिक व्यक्ति, धर्म को मानने वाले लोग हैं जो कि ये मानते हैं कि दुनिया का अंत किससे होगा? आग से होगा। दे बिलीव इन वॉट द बाइबल सेज, वो उसी चीज़ में विश्वास करते हैं जो कि बाइबल में कहा गया है, और बाइबल में क्या कहा गया है कि इस दुनिया का अंत होगा किससे? फायर से। ठीक है, इस दुनिया का अंत किससे होगा? फायर से इस दुनिया का अंत होगा, ऐसा किस में कहा गया है? बाइबल में। तो उस धर्म को मानने वाले लोग यही बात मानते हैं। सम पीपल से दैट द वर्ल्ड इन विल एंड इन आइस, कुछ लोग कहते हैं इस दुनिया का अंत होगा बर्फ से, आइस से होगा। दिस व्यू इज़ हेल्ड बाई दोज हु बिलीव इन साइंस, और ये व्यू उन लोगों के द्वारा दिया गया है जो कि साइंस में बिलीव करते हैं, जो कि विज्ञान को मानते हैं, साइंस को मानते हैं। ठीक है, साइंटिस्ट से दैट इफ देयर इज़ ए न्यूक्लियर वॉर, साइंटिस्ट क्या कहते हैं यदि यहाँ पे कोई न्यूक्लियर वॉर होता है, न्यूक्लियर युद्ध होता है, तो ऑल थिंग्स विज फ्रीज टू दैट, तो सारी चीज़ें जम के मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगी। दस द वर्ल्ड विल एंड इन आइस, तो इस तरह से इस दुनिया का अंत हो जाएगा किससे? आइस से, बर्फ से। ठीक है, बट पोम में हमारे पोइट बताते हैं कि फायर इज़ कंपेयर टू डिजायर्स, जैसे कि दुनिया में डिजायर्स एक के बाद एक के बाद बढ़ती जा रही है, और आइस इज़ कंपेयर टू हेटर, नफरत से, कि दुनिया में नफरत भी इतनी बढ़ती जा रही है कि कोई भी इंसान दूसरे इंसान को मारने से पीछे ही नहीं हट रहा है। तो कहते हैं कि ऐसे इस दुनिया का अंत होगा। होप स्टूडेंट्स आपको इस पोम के क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है, सो वीडियो को देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ए टाइगर इन द जू, ये हमारी पोम है, इसमें बताया गया है एक टाइगर के बारे में, एक ऐसे टाइगर के बारे में जो कि एक तो रहता है हमारा जू के अंदर रहता है और एक बाहर फ्रीली घूमता है। उन दोनों टाइगर्स का यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है कि कौन सा अच्छी कंडीशन में और कैसे एनिमल्स को रखना चाहिए, ये सब इसमें बताया गया है। तो हमारी ये जो पोम है टाइगर इन द जू, इसके पोइट हैं हमारे लेस्ली नॉरिस जी। ठीक है, और इन्होंने वही बताया है कि एक नेचुरल हैबिटेट में अगर उसका जो भी एनिमल होता है उसका नेचुरल जो इन्वायरमेंट उसको मिलता रहे, हैबिटेट उसको मिलता रहे, तो वही उसके लिए बेस्ट होता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। हाउ डज द पोइट कंट्रास्ट ए टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट एंड इन ए केज, कहते हैं कि पोइट यहाँ पे कैसे कंट्रास्ट करता है दोनों एनिमल्स, दोनों टाइगर का, जो कि एक तो अपने नेचुरल उसके जो प्राकृतिक हैबिटेट उसका निवास है उसमें रहता है, और एक उस टाइगर का जो कि केज में रहता है। तो आप लोगों को पता है अच्छे से कौन रह रहा होगा जो फ्रीली मूव करे। हम सबको ही पता है कि कोई भी पिंजरे में रहना तो कोई भी पसंद नहीं करता, भाई मजबूरी हो जाए वो बात अलग होती है ना, सब फ्री घूमना चाहते हैं। तो आंसर देखते हैं। इन दिस पोम द पोइट वेरी ब्यूटिफुली कॉन्ट्रास्ट ए टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट एंड इन ए केज, कहते हैं कि इस पोम में ना पोइट ने बड़े ही अच्छे सुंदर तरीके से इन दोनों का कॉन्ट्रास्ट किया है, मतलब इन दोनों को दर्शाया है यहाँ पे। टाइगर जो कि अपने नेचुरल हैबिटेट में रहता है, जो कि अपने नेचुरल उसका जो निवास होता है, क्या होता है उनका नेचुरल निवास? जंगल, जो कि जंगल में रहता है, और दूसरा टाइगर जो कि केज में रहता है।
द पोइट थिंक्स दैट, जो हमारे पोइट हैं वो सोचते हैं, इफ़ द टाइगर वॉज फ्री, कि यदि टाइगर फ्री होता, ही वुड बी लर्किंग इन द सैडोज ऑफ ट्रीज। अगर टाइगर फ्री होता तो वो क्या करता, वो सैडोज ट्रीज की, जो पेड़ों की छाव है, पेड़ों की छाव में वो घूम रहा होता, ठीक है, एंड स्लाइडिंग क्वाइटली थ्रू द ग्रास। और वो टाइगर अगर अपने, जो टाइगर अभी केज में है, अगर वो बाहर जंगल में होता तो वो स्लाइड कर रहा होता ग्रास के ऊपर, घास के ऊपर वो स्लाइड करता, वो आराम से पेड़ों की छाव में घूम रहा होता, ठीक है। देन नियर द वाटर होल ही वुड बी वेटिंग फॉर सम फैट डियर। कहते हैं कि वो और क्या कर रहा होता, वो पानी के होल के नज़दीक वेट कर रहा होता, किसके लिए, किसी फैट, मोटी ताज़ा हिरन के लिए, इन एक्सपेक्टेशन ऑफ ए, आगे देखते किसकी एक्सपेक्टेशन में, कि उसको वो हिरन आ जाए और वो उसका शिकार कर ले, ऐसा वो वेट कर रहा होता। एक्सपेक्टेशन ऑफ ए हैवी फीस्ट, कि उसको अगर वो हिरन वहाँ पे आ जाएगी तो उसको भोजन मिल जाएगा, वो अपनी दावत के लिए वहाँ पे वेट कर रहा होता, अगर वो कहाँ जंगल में होता तो। बट नाउ ही कैन हार्डली मूव ए स्टेप्स इन द केज, लेकिन क्योंकि अभी वो केज में है तो वो मुश्किल से ही एक आध स्टेप वहाँ पे घूम पा रहा है, क्योंकि केज की लेंथ तो बहुत ही छोटी थी, तो वो जितनी केज की लेंथ थी उतनी ही दूरी में वो टाइगर घूम पा रहा था। ही इज़ फुल ऑफ रेज, वो पूरी तरह से गुस्से में था, बट ही इज़ क्वाइट, लेकिन फिर भी वो चुप था। कहने का मतलब यहाँ पे ये दो अपोजिट वर्ड्स लिए गए, देखो क्वाइट का मतलब शांत हो गया, रेज का मतलब गुस्सा हो गया, ठीक है। तो अब वो है तो अंदर से तो उसमें बहुत ही गुस्सा है, लेकिन फिर भी वो शांत है, किस लिए, क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकता है। ही कांट एस्केप फ्रॉम दिस केज, वो इस पिंजरे से भाग नहीं सकता है। ही टेक्स नो नोट ऑफ द विजिटर्स, वो विजिटर्स की तरफ ध्यान भी नहीं दे रहा है, ठीक है। क्यों ध्यान नहीं दे रहा है, हु विजिट द जू, जो भी विजिटर वहाँ पे जू में आते उनकी तरफ वो कोई ध्यान भी नहीं दे रहा था, क्योंकि वो कुछ कर तो सकता नहीं था पिंजरे से, अगर पिंजरे से बाहर होता तो शिकार कर लेता, बट अब पिंजरे में था तो क्या ही कर सकता था। ही कीप स्टेरिंग एट द ब्रिलियंट स्टार्स, वो वहाँ पिंजरे में बैठा बैठा जो शानदार जो तारे थे स्काई में उनकी तरफ वो स्टेयर करता रहता, मतलब घूरता रहता है। परहैप्स आस्किंग हेवन, अनुमान लगाते हैं हमारे पोइट कि शायद वो यही पूछ रहा है हेवन से, स्वर्ग से, वाई ही हैज़ बीन इम्प्रीजन्ड देयर, कि उसको यहाँ पे बंदी क्यों बनाया गया है, ठीक है। कई बार होता है ना कि हम लोग भी बहुत परेशान होते हैं तो हम भगवान जी से ही बातें करते हैं अपने आप कि हमारे साथ ऐसा क्यों किया है ना, इसी तरह से वो टाइगर भी, क्योंकि बेचारे को अभी केस में बंद कर दिया था तो वो भी वहाँ पे बहुत परेशान था, तो वो पूछता है कि मुझे ही यहाँ पे पिंजरे में क्यों बंद किया गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट अपना देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। अगर आप लोगों को सिंपली एक बात यही है कि अगर हमें पूरी पोम का सार पता है उसका थीम क्या है, तो हम क्वेश्चंस आराम से बना बना के लिख सकते हैं। अगर आप लोग देखना चाहो तो मैंने लाइन बाय लाइन पोम की सारी पोम्स की एक्सप्लेनेशन भी की हुई है, तो जाके आप वो प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस ऐड है, तो जाके वो वीडियोस भी देख सकते हो। साथ ही इसके मैंने ग्रामर का भी बहुत कुछ अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मॉडल पेपर्स का ग्रामर पार्ट सॉल्यूशन करा रखा है, पूरे सैम्पल पेपर का भी सॉल्यूशन करा रखा है, तो जाके आप लोग देखोगे प्लेलिस्ट में जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो करा रखे हैं, तो ग्रामर के लिए आप वो भी देख सकते हो। दिस पोम कॉन्ट्रास्ट ए टाइगर वैन इट इज़ इन द नेचुरल हैबिटेट, ये जो ऊपर जो बातें आ चुकी है सेम वही रिपीट होंगे कि ये दो टाइगर्स के बीच में कॉन्ट्रास्ट है, जो कि एक अपने नेचुरल हैबिटेट में अपने निवास में रहता है, और वैन इट इज़ इम्प्रीजेंट इन ए जू, और फिर दूसरे जो कि एक जू के अंदर रहता है एक टाइगर, ठीक है। दोनों की सिचुएशन के बारे में बताया गया है। ऑन ए स्टेरी नाइट, कहते हैं कि बहुत तारों भरी रात में, द पोइट सीज ए टाइगर इन ए जू, पोइट को दिखाई देता है एक टाइगर, कहाँ पे, जू में। द टाइगर मूव स्लोली अप एंड डाउन इन द केज, वो जो टाइगर था वो अपने केज में ऊपर नीचे आराम से धीरे धीरे आगे पीछे वहां पे चल रहा था। ही इज़ फुल ऑफ रेज, वो बिल्कुल गुस्से में था, बट ही इज़ क्वाइट इन हिज हेल्पलेसनेस, लेकिन वो अपनी, क्योंकि वो कुछ कर तो सकता नहीं था, हेल्पलेस था बिल्कुल, तो और क्या ही कर सकता था, उसको गुस्सा आ रहा था लेकिन फिर भी चुप था। द पोइट इज मूव टू पीटी फॉर द टाइगर, और पोइट को, हमारे कवि को, उसके ऊपर दया आ जाती है उस टाइगर पे। ही सेज दैट द टाइगर शुड हैव बीन इन द जंगल, वो कहते हैं कि टाइगर को जंगल में होना चाहिए था। ही शुड हैव बीन मूविंग क्वाइटली इन द शैडो नियर सम वाटर होल, कहते हैं कि ये जो टाइगर है जो केज में है उसको कहाँ होना चाहिए था, जंगल में होना चाहिए था, उसको पेड़ों की छाव के नीचे घूम रहे होना चाहिए था इस टाइम तक, तो उसको वाटर होल
पोल के नज़दीक होना था एंड वेटिंग फॉर ए प्लम्प डियर टू पास दैट वे, और एक वो इस टाइम वो वेट कर रहा होता एक मोटी हिरन के लिए जो कि उस रास्ते से जाती, बट सैडली ही इज लॉक्ड बिहाइंड बार्स इन ए कंक्रीट सेल। लेकिन अब क्या ही किया जा सकता है क्योंकि वो तो एक कोठरी में बंद है, बार्स के पीछे, बार्स मतलब लोहे के सरियों के पीछे वो तो बंद है। ही टेक्स नो नोटिस ऑफ द विजिटर्स, और वो विजिटर्स की तरफ भी कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। एंड ही इज लुकिंग एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और जो वहाँ पे तारे थे उन्हीं की तरफ वो देख रहा था। विद हिज ब्रिलियंट आईज, अपनी शानदार आंखों से शानदार तारों को ही वो देख रहा था। नाउ ही हैज़ टू बी कंटेंट विद मियरली लुकिंग एट द स्टार्स, लेकिन अब उसको क्या, वो तो सिर्फ अब स्टार्स की तरफ ही देख सकता था, बाकी वो कुछ कर ही नहीं सकता था। ही इज़ नो लॉन्गर फ्री टू मूव इन हिज नेचुरल हैबिटेट, वो ज़्यादा फ्री नहीं था कि वो अपने नेचुरल इन्वायरमेंट में, अपने नेचुरल आवास में वो ज़्यादा घूम सके। एंड लुक एट द ब्रिलियंट स्टार्स फ्रॉम देयर, और ऐसा भी पॉसिबल नहीं था कि वहाँ घूम के वो ब्रिलियंट स्टार्स को वहाँ से देख सके, तो उसके लिए तो ये एक बंधन ही हो गया था कि उसको तो वहीं से स्टार्स को देखना था, कहाँ से, जहाँ पे उसको बंदी बनाया गया है, केज से ही। ठीक है, तो ये थे हमारी इस पोम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप लोगों ने जो बाकी पोम है उनके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी नहीं देखे हैं तो जाके वो भी देख सकते हो, मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जाके प्लेलिस्ट चेक करना। आप लोगों के लिए ग्रामर में भी बहुत कुछ कराया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, और आपके जो सैम्पल पेपर है उनका सोल्यूशन भी दिया हुआ है। जो बोर्ड की वेबसाइट पर 4 मॉडल पेपर दिए हुए हैं उनका सोल्यूशन भी मेरे चैनल पर अपलोड है, तो आप जाके जब चैनल के प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ पर आप देख सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, ये हमारी पोइट ने ये पोम लिखी, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। ये बहुत ही हंसी मजाक की पोम। इस पोम में ये बताया गया है कि अगर आप किसी जंगली जानवर को देख लो तो आप कैसे उसको पहचानोगे। ऐसे तो हम सभी पहचान लेते हैं, लेकिन ये पोम मैंने आपको पहले बताया कि बहुत ही ह्यूमरस है, हंसी मजाक की पोम है, तो इसमें कुछ भयानक, बड़े ही टेरिबल तरीकों के बारे में बताया गया है कि आप ऐसे पहचान लेना कि ये वो एनिमल है, ये वो है। ठीक है, अब हमें इस पोम के बारे में बताना ब्रीफली कि क्या है इसमें। ठीक है, दिस इज ए वेरी ह्यूमरस पोम। ये पोम बहुत ही हंसी मजाक की पोम। इन इट द पोइट टेल्स अस दैट, इस पोम में हमारी पोइट जो कि है कैरोलिन वेल्स जी बताती हैं कि हाउ वी कैन टेल डिफरेंट वाइल्ड एनिमल्स, कि कैसे हम अलग अलग जंगली जानवरों को बता सकते हैं कि कौन सा जानवर है। इफ़ इट इज़ ए लार्ज ब्राउनिश येलो बीस्ट, यदि ये आपको एक ब्राउन कलर का येलोइश बीस्ट दिखे, जानवर दिखे, दैट रोल्स बिफोर किलिंग यू, जो कि आपको मारने से पहले धाड़े, इट इज़ एन एशियन लायन, तो उसको क्या समझेंगे हम, ये एशियन लायन है। ठीक है, और अगर आपको एक इफ़ इट हैज़ ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन ए येलो बॉडी, और अगर आपको एक येलो बॉडी के ऊपर ब्लैक कलर के स्ट्राइप्स दिखे तो समझ जाना इट इज़ ए बंगाल टाइगर, कि ये कौन सा एनिमल है, बंगाली टाइगर है। इफ़ इट इज़ ए स्पॉटेड एनिमल, यदि एक स्पॉटेड एनिमल होगा एंड लिप्स एट यू अगेन एंड अगेन, और बार बार आपकी तरफ ही छलांग लगाएगा, इट इज़ एन लेपर्ड, तो ये क्या होगा, एक लेपर्ड होगा। आप देख के ये पहचान जाना। ठीक है, अगर वो आप पे छलांग लगाएगा तो ही आपको समझना है कि वो क्या है, लेपर्ड है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इफ़ यू मीट ए क्रिएचर दैट गिव्स यू ए हार्ड हग, अगर आप किसी ऐसे क्रिएचर से मिलो जो कि आपको टाइट पकड़ के आपको हार्ड हग दे, ठीक है, आपको गले लगाए, इट इज़ ए बियर, तो वो क्या होगा, भालू होगा। इट इज़ ए क्रोकोडाइल इफ़ इट वीप्स ऑन सीइंग यू, वो एक क्रोकोडाइल होगा अगर वो आपको देख के रोना शुरू कर दे। बोलते हैं ना मगरमच्छ के आंसू मतलब झूठे आंसू, तो क्रोकोडाइल होगा वो, क्योंकि क्रोकोडाइल झूठे आंसू ही निकालता है। एंड ए हाइना इफ़ इट स्माइल्स, और अगर हंसे तो वो लकड़ भगा होगा। इफ़ इट इज़ ए थिंग दैट लुक्स लाइक ए लिजार्ड, यदि कुछ आपको ऐसा दिखे जो छिपकली की तरह है, हैज़ नो ईयर्स, उसके कोई कान ना हो, एंड कांट बी सीन वाइल इट इज़ येट ऑन द ट्री, इट इज़ ए कैमिलियन, अगर आपको कोई ऐसा एनिमल दिखे जिसके कान भी ना हो, एंड कांट बी सीन वाई इट इज़, यदि वो कहीं मतलब कि पेड़ के ऊपर होता भी है तो भी आपको दिखाई ना दे तो वो क्या होगा, कैमिलियन होगा, वो मतलब गिरगिट होगा। ठीक है, तो इस तरह से इस पोम में, हमारी पोम में बताया गया है कि कैसे कैसे आप पहचानोगे कि अगर एक बादामी कलर का आपको दिखे तो वो क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि ये एशियन लायन। तो इस तरह से इस पोम में बड़े भयानक तरीकों को बताया गया है कि कैसे कैसे हम वाइल्ड एनिमल्स को हम पहचान सकते हैं। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं हम अपनी द बोल पोम। तो देख लेते हैं इसमें, व्हाट इज द बॉय लर्निंग, इस पोम में जो बच्चा है वो क्या सीख रहा है, एंड व्हाट शुड एवरी मैन
मस्ट वन डे नो, और हर एक इंसान को एक दिन क्या जानना ज़रूरी है, क्या पता होना चाहिए हर एक इंसान को, क्या बताया गया इस पोम के थ्रू, ठीक है। द बॉय हैज़ लॉस्ट हिज बॉल इन द वाटर, यहाँ पे इस पोम में जो बच्चा होता है वो खेल रहा होता है और उसकी बॉल खो जाती है, गुम हो जाती है, कहाँ पे, पानी में उसकी बॉल चली जाती है। देयर इज़ ग्रीफ इन द बॉयज़ आइज़, तो जब किसी बच्चे की कोई चीज़ खोती है तो हम आराम से देख ही सकते हैं उसकी आंखों में वो दर्द छुपा होता है उस चीज़ के गुम होने के। तो ऐसा ही दुख हमें दिखाई दे रहा था, जो बच्चा था इस पोम में उसकी आंखों में उसका जो नुकसान हुआ था उसकी वजह से उसकी आंखों में जो दुख था वो दिखाई दे रहा था। इट हैज़ गिवन ही में बिग शॉक, इस घटना ने कि उसकी बॉल खो गई तो इस बच्चे को एक बहुत ही झटका लगा था। बट बिहाइंड दिस ग्रिप एंड शॉक, लेकिन इस दुख के पीछे और इस झटके के पीछे देयर इज ए वैल्यूएबल लर्निंग टेकिंग प्लेस, बहुत ही अच्छी लर्निंग बच्चा यहाँ से सीख रहा था। क्या सीख रहा था बच्चा? ही इज़ लर्निंग हाउ टू पुट अप विद द लॉस ऑफ मटेरियल थिंग्स, कि कैसे हमें हमारा जो भौतिक नुकसान हो जाता है, कोई चीज़ गुम हो जाती है, कोई चीज़ हमसे दूर हो जाती है, तो हमें कैसे उसको बियर करना है, उससे कैसे हमें बाहर निकलना है उस सिचुएशन से, ये बच्चा सीख रहा था, ठीक है। एवरी मैन मस्ट नो दैट लॉसेज एंड गेन्स आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ ह्यूमन लाइफ, हर एक इंसान को ये पता होना चाहिए कि जीवन में किसी चीज़ का आना जाना, हार जीत, ये सब हमारी ही जिंदगी का एक पार्ट है। थिंक वंस लोस्ट आर लोस्ट फॉर एवर, अगर कोई चीज़ एक बार गुम हो जाती है तो उसे समझ लेना चाहिए उस हमेशा के लिए ही गुम हो गई है। देयर फोर वी शुड एक्सेप्ट द लॉस एज ए कॉमन मैटर एंड नॉट बी अनड्यूली वरीड अबाउट इट, कहते हैं अगर हमारी कोई चीज़ गुम हो जाती है तो हमें उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए एज ए कॉमन मैटर, ठीक है, कि हाँ भाई ये कॉमन बात है, ये सबके साथ घटित होता ही है और उसके बारे में बहुत ज़्यादा हमें वरीड मतलब चिंतित नहीं होना चाहिए। द ओनली इम्पोर्टेंट थिंग इज़ दैट, सिर्फ एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ ये है कि वी शुड हैव मनी टू रिप्लेस द लॉस्ट थिंग्स बिकॉज मनी इज़ एटर्नल, कहते हैं कि एक ज़रूरी चीज़ ये है कि हमें उस चीज़ को हमारे पास उस चीज़ को रिप्लेस करने के लिए रुपए होने चाहिए, और बिकॉज मनी इज़ एटर्नल, कहते हैं कि जो मनी है वही है एटर्नल, बाकी सब तो एटर्नल मतलब शाश्वत क्या है, मनी ही है, बाकी सब चीज़ें तो वक्त के अनुसार टाइम के अकॉर्डिंग ख़त्म हो ही जाती हैं। हर चीज़ हमेशा नहीं रहती इस दुनिया में, इंसान भी है जो जन्म लेते हैं और फिर उनको मरना भी होता है, हमेशा कोई भी इंसान जिंदा नहीं रहते। इसी तरह से जो भी चीज़ होती है, जो जैसे बच्चे की इस पोम में बॉल थी तो वो बॉल गुम हो गई, तो इसका मतलब ये है कि चीज़ों का आना जाना ज़िंदगी में लगा ही रहता है, लेकिन हमें उसे बड़े ही समझदार तरीके से उस सिचुएशन को हैंडल करना आना चाहिए, ठीक है। तो इस पोम में ये बच्चा यही सीख रहा था। मान लो कल को कुछ ऐसा हो जाए कि बच्चे की कोई बहुत ही प्रिय चीज़, मतलब कहने का परिवार का कोई सदस्य नहीं रहे, तो बच्चा उस कंडीशन में भी अगर आज इसको ये बॉल वापस मिल जाती तो इसको यही रहता कल को कि हाँ ये वापस ला सकता है अपने, मानो परिवार में इसका कोई प्रिय सदस्य हो, प्रिय मेंबर हो फैमिली में, तो फिर इसको यही लगता कि वो वापस लाया जा सकता है, जैसे बॉल वापस आ गई। तो यहाँ से ये बच्चा ये सीख रहा था कि एक बार ये चीज़ चली गई है तो अब ये वापस नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये था हमारी इस पोम में। What picture of Amanda does the poem Amanda depict, कहते हैं कि ये जो पोम है हमारी अमेंडा, इसमें अमेंडा की जो पिक्चर दिखाई गई है वो कैसी है, क्या दिखाया गया इस पोम में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आंसर। दिस पोम डिपिक्ट्स द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ ए लिटिल गर्ल, इस पोम में एक छोटी बच्ची जिसका क्या नाम है, अमेंडा नाम है। हमने पूरी पोम तो पढ़ी ही है तो आप लोगों को भी पता होगा पोम के बारे में तो क्या है क्या नहीं। अगर फिर भी आपको नहीं पता है तो आप जाके लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, मैंने कराया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे उस छोटी बच्ची अमेंडा के माइंड की स्टेट को दिखाया गया है कि क्या क्या वो बच्ची सोचती है। सी इज़ कॉन्स्टेंटली नेग्ड बाय हर एल्डर्स, उसके घर में उसके जो बड़े हैं, कहने का मतलब उसके जो पेरेंट्स, उसकी मम्मी हो सकती है, पापा हो सकते हैं, लेकिन कहने का मतलब ये क्योंकि मम्मियाँ ही ज़्यादा रोकती टोकती हैं बच्चों को, तो हम यही एज्यूम कर लेते हैं कि हो सकता है उसकी मम्मी ही होगी। उसकी मम्मी उसको बार बार नेग्ड करती थी, बार बार रोकती टोकती उसको रहती थी, उसमें दोस्त कोई ना कोई दोस्त हमेशा निकालती ही रहती थी। सी इज़ टोल्ड नॉट टू हंच हर शोल्डर्स एंड टू सिट अप स्ट्रेट, उसको बार बार बोला जाता था कि अपने कंधों को मत झुकाओ, सीधी बैठो। सी इज़ टोल्ड टू फिनिश हर होमवर्क, उसको बोला जाता था अपना स्कूल का काम फिनिश करो। टाइडी हर रूम, अपने कमरे को साफ रखो। एंड टू क्लीन हर शूज़, और अपने जूतों को भी
साफ रखो। सी इज़ फॉरबिडन फ्रॉम ईटिंग चॉकलेट, उसको चॉकलेट खाने के लिए भी मना किया गया था। बट ऑल द टाइम द लिटिल गर्ल अमेंडा कीप्स ड्रीमिंग ऑफ ए लाइफ ऑफ फ्रीडम, कहते हैं कि लेकिन हमेशा ही ये जो लड़की थी अमेंडा थी, हमेशा सपने देखती रहती थी किसके, कि उसे भी आज़ादी का जीवन मिले। लेकिन क्योंकि अभी वो तंग हो चुकी थी, कोई भी बच्चा हो बार बार उसको रोका टोका जाए तो ऑब्वियसली वो तंग हो ही जाते हैं, ठीक है। तो क्या ड्रीम देखती है, सी ड्रीम्स ऑफ मरमेड ड्रिफ्टिंग जॉयफुली इन द ब्यूटीफुल सी, वो एक ड्रीम देखती है कि काश वो क्या होती, एक मरमेड होती और वो एक समुद्र में आराम से वहाँ पे तैर रही होती, ड्रिफ्टिंग जॉयफुली, ठीक है, वहाँ पे आराम से तैर रही होती अगर वो एक मरमेड होती तो, इन द ब्यूटीफुल सी, एक सुंदर से समुद्र में, एंड ऑफ रोमिंग बेयर फुट इन द डस्टी स्ट्रीट, और कहते हैं अगर अगर वो उसके पास आज़ादी होती तो वो घूम रही होती बिना नंगे पैरों के, बेयर फुट मतलब बिना चप्पलों के वो घूम रही होती डस्टी स्ट्रीट में, जहाँ पे स्ट्रीट में मिट्टी बहुत सारी पड़ी होती उस स्ट्रीट में वो घूम रही होती। सी टेक्स नो नोट ऑफ व्हाट इज़ बीइंग सेड टू हर, वो कुछ भी नहीं सुन रही थी कि उसको उस टाइम पे उसकी मम्मी कुछ कह रही थी नहीं कह रही थी, उसका ध्यान बिल्कुल था ही नहीं, वो तो बल्कि सपनों में गुम थी। देन सी इज रिब्यूक्ड फॉर बीइंग मूडी एंड सल्किंग ऑल द टाइम, फिर उसको आखिर में उसकी मम्मी उसको डांट लगाती है कि अमेंडा तुम इतनी मूडी हो चुकी हो और तुम बार बार बहुत ही गुस्सा होती रहती हो, ऐसे मत किया करो, ठीक है, ये सब करना तुम बंद करो, तुम बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई हो। आखिर में उसकी मम्मा उसको ये कह के भी डांटती है, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2। समराइज द पोम अमेंडा इन योर ऑन वर्ड्स, हमें अपनी खुद के शब्दों में ये पोम को समराइज करना है कि इस पोम में आखिर था क्या, ठीक है। तो अगर हमने पूरी पोम पढ़ी है तो हम बता ही सकते हैं। दिस पोम डिपिक्ट्स द स्टेट ऑफ ए लिटिल गर्ल्स माइंड हु इज कॉन्स्टेंटली इंस्ट्रक्टेड अबाउट डूज एंड डोंट्स बाय हर एल्डर्स, ये पोम एक लड़की के माइंड के बारे में दर्शाया गया है कि कैसे वो क्या क्या सोचती है जब उसको बार बार में इंस्ट्रक्शन दी जाती है, उसको बार बार में ये समझाया जाता है कि ये काम करो ये मत करो, उसके बड़े उसको बार बार समझाते ही रहते हैं। सी इज़ टोल्ड नॉट टू हंच हर शोल्डर्स, उसको समझाया जाता अपने कंधों को मत झुकाओ, एंड टू सिट अप स्ट्रेट, सीधे बैठो। सी इज़ टोल्ड टू फिनिश हर होमवर्क, उसको बोला जाता अपना जो होमवर्क तुम्हें मिला उसको जल्दी से फिनिश करो, एंड टू टाइडी हर रूम, अपने कमरे को साफ करो। सी इज़ फॉरबिडन फ्रॉम ईटिंग ए चॉकलेट, उसको चॉकलेट खाने से मना किया जाता है, दैट सी हैज़, जो चॉकलेट वो खाती होती है उससे उसको मना किया जाता है कि तुम इस चॉकलेट को मत खाओ। बट ऑल द टाइम द लिटिल गर्ल अमेंडा कीप्स ड्रीमिंग ऑफ ए लाइफ ऑफ फ्रीडम इन द ओपन, लेकिन वो हमेशा ही सपना देख रही होती है कि आज़ादी के जीवन जीने की वो सपना देख रही होती है कि काश वो फ्री होती तो वो ये करती वो ये करती, ठीक है। सी ड्रीम्स ऑफ मरमेड्स इन द सी, वो चाहती है कि काश वो एक जल परी होती और वो समुद्र के पानी में आराम से तैर रही होती, वहाँ पे कोई उसे रोकने टोकने वाला नहीं होता, ठीक है। ऑफ रोमिंग बेयर फुट इन द डस्टी स्ट्रीट, वो ये भी सपना देखती है कि अगर वो अनाथ होती तो वो आराम से उस गली में घूम रही होती बिना चप्पलों के, नंगे पैर। एंड ऑफ द गोल्डन हेयर रपेंजल, वो फिर एक गोल्डन जो सुनहरे बालों वाली रपेंजल के बारे में भी सोचती है। हु लिव्ड अलोन इन ए हाई टावर, वो रपेंजल के बारे में सोचती है जो कि अकेली रहती कहाँ पे, हाई टावर के ऊपर एक बड़े से दुर्ग में वो रपेंजल नाम की अकेली रहती है, उसके बारे में सोचती है। सी टेक्स नो नोटिस ऑफ व्हाट इज बीइंग सेड टू हर, वो कोई भी ध्यान नहीं देती है कि उसको क्या कुछ बोला जा रहा है, उसका ध्यान था ही नहीं कि कौन उसको क्या बोल रहा है, ठीक है। देन सी इज रिब्यूक्ड फॉर बीइंग मूडी, फिर उसको फिर से रिब्यूक्ड का मतलब डांट लगाना, उसको फिर से डांट लगा दी जाती है कि तुम इतनी मूडी हो गई हो, तुम इतनी चिड़चिड़ी हो गई हो, एंड सल्किंग ऑल द टाइम, कि तुम हमेशा ही गुस्से में ही रहती हो, तुम किसी की सुनती ही नहीं हो, ठीक है। सल्किंग मतलब गुस्से में, तुम हमेशा ही इतनी मूडी हो गई हो, चिड़चिड़ी हो गई हो, गुस्से में ही रहती हो। उसकी मम्मी उसको आखिर में ये कह के भी डांट लगा देती है। बट इस पोम में असल में ये दिखाया गया है कि उसकी मम्मी उसको बार बार रोकती टोकती है और वो परेशान हो गई, ठीक है। तो हमारी ये पोम अमेंडा लिखी गई है हमारे पोइट रॉबिन क्लेन जी के द्वारा। तो होप स्टूडेंट्स आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो चलो अभी आपको एक द ट्रीज़ के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। यहाँ पे इस पोम में ये जो ट्रीज़ है इनको सिंबॉलिक किया गया है किसके साथ, महिलाओं के साथ, कि जो ट्रीज़ हैं वो कोशिश कर रहे हैं बाहर निकलने की। इसी तरह से बताया गया है कि महिलाएं भी है वो भी बाहर निकल के इस दुनिया में अपना पार्ट निभाने के लिए पूरी तरह से कोशिश कर रही हैं, और लास्ट में ये भी बताया जाता है कि वो कामयाब भी हो जाती हैं, ठीक है। तो चलो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1
क्या है इसका क्वेश्चन। व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम द ट्रीज डिस्कस। इसमें हमें बताना है कि ये जो पोम है हमारी द ट्रीज, इसमें सेंट्रल आइडिया क्या है इस पोम का, वो डिस्कस करना है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कहूँगी आपके लिए रहने वाला है ये, ठीक है। जिस भी पोम में जो सेंट्रल आइडिया हो, थीम हो, वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जाएगा। तो चलो अब देखते हैं। दिस इज ए डीपली सिम्बोलिकल पोम कहा गया है। ये जो पोम है डीपली सिम्बोलिकल पोम है। सिम्बोलिक का मतलब यहाँ पे जो पेड़ हैं उनको किसके साथ सिम्बोलिक किया गया, महिलाओं के साथ, ठीक है। इन इट द पोइट हैज़ यूज द ट्रीज एज सिंबल ऑफ वुमन। यहाँ पे पोइट ने पेड़ों को सिंबल किया है महिलाओं के साथ, हु आर स्ट्रगलिंग टू मूव आउट ऑफ देयर फोर वॉल्स ऑफ देयर हाउस, जो कि अपनी घर की चार दीवारी से बाहर निकलने के लिए स्ट्रगल कर रही हैं, ठीक है। दे विश टू गेट आउट ऑफ द वर्ल्ड, वो चाहती हैं इस दे विश टू गेट आउट ऑफ द वर्ल्ड डोमिनेटेड बाय मैन। वो जो इस संसार में, ये जो संसार है मैन डोमिनेटेड है, ठीक है। यहाँ पे आदमियों की ज़्यादा चलती है। कहते हैं कि इस दुनिया में वो भी क्या चाहती हैं, दे विश टू गेट आउट ऑफ द वर्ल्ड, वो इस दुनिया से बाहर निकलना चाहती हैं जहाँ पे सिर्फ आदमियों का ही बोलबाला है। देयर लीव्स स्ट्रेच themselves टू द साइड ऑफ द विंडो ग्लास, और उनके पत्ते भी, पेड़ जो हैं उनके पत्ते फैले हुए हैं, खुद को विंडो ग्लास से बाहर निकालने की वो कोशिश कर रहे हैं। देयर ट्विग्स हैव बिकम स्टिफ, उनकी जो टहनियाँ हैं वो भी सख्त हो गई हैं। ड्यू टू कॉन्स्टेंट एक्सर्शन, लगातार क्योंकि वो प्रयत्न करती रहती है, उसके कारण उनकी टहनियाँ सख्त हो गई है। देयर बाउस हैव बिकम क्रैम्प्ड बिकॉज ऑफ सफलिंग लॉन्ग अंडर द रूफ, और उनकी जो शाखाएं हैं वो भी उलझी हुई हो गई हैं क्योंकि बहुत ही लंबे टाइम से वो छत के नीचे रह रही हैं। दे लुक लाइक पेशेंट्स हु आर न्यूली डिस्चार्ज, तो वो बिल्कुल ऐसे लग रही हैं जैसे कि पेशेंट हो और अभी अभी वो डिस्चार्ज हुई हैं। देखते हैं ना, जैसे पेशेंट बहुत ज़्यादा दिनों तक हॉस्पिटल में रहते हैं तो वो कितने वहाँ से ऊब जाते हैं, फिर वो जब बाहर डिस्चार्ज होके आते हैं तो वो कितने हैप्पी होते हैं और कैसे वहाँ से सोचते हैं कि बस यहाँ से तो निकल के भाग लो। इसी तरह से बताया गया है कि ये जो पेड़ हैं, जो महिलाएं भी हैं, उनकी कंडीशन बिल्कुल ऐसी है। एंड लुक डेज्ड वाइल मूविंग आउट ऑफ द हॉस्पिटल डोर, और वो अभी भी नींद में ही लगते हैं। वाइल मूविंग आउट ऑफ द हॉस्पिटल डोर के बाहर निकलते हुए भी लगता है कि जैसे कि वो बिल्कुल अभी भी नींद में ही है। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम इज दैट, इस पोम का सेंट्रल आइडिया ये है कि ये वर्ल्ड इज मीनिंगलेस विदाउट वूमेन, कि बिना महिलाओं के ये जो दुनिया है वो मीनिंगलेस है। एज ए फॉरेस्ट इज मीनिंगलेस विदाउट ट्रीज, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि जंगल बिना पेड़ों के मीनिंगलेस होता है। वी कांट थिंक ऑफ ए फॉरेस्ट विद नो ट्रीज, हम बिना, जिस जंगल में पेड़ ना हो ऐसे जंगल के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। सिमिलरली वी कांट थिंक ऑफ ए वर्ल्ड विदाउट वुमेन, इसी तरह से हम बिना महिलाओं की इस दुनिया की कल्पना भी नहीं कर सकते। दैट इज व्हाट द पोइट मीन्स टू से इन दिस पोम, और यही बात हमारे पोइट इस पोम में समझाना चाह रहे हैं। वुमेन आर इंडिस्पेंसेबल टू कंप्लीट द वर्ल्ड ऑफ मैन, और जो ये आदमियों की दुनिया है इसमें वुमेन भी बहुत ही परम आवश्यक है, ठीक है। तो अब चलो हम अपना सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। कैन देयर बी ए फॉरेस्ट विदाउट ट्रीज, मुझे ये बताओ क्या बिना पेड़ों के कोई फॉरेस्ट हो सकता है। वेयर आर द ट्रीज इन दिस पोम, और इस पोम में जो पेड़ दर्शाए गए हैं वो कहाँ पे हैं। एंड वेयर डू दे गो, और वो कहाँ पे जाते हैं, ठीक है। तो चलो आंसर देखते हैं। नो देयर कांट बी ए फॉरेस्ट विदाउट ट्रीज, ऐसा कोई फॉरेस्ट ही नहीं होता। जब फॉरेस्ट के नाम आते ही हमारे दिमाग में तो पेड़ आ जाते हैं ना, तो कहते हैं कि फॉरेस्ट की कल्पना हम बिना पेड़ों के नहीं कर सकते। सेम एज यहाँ पे बताया गया है कि इस दुनिया की कल्पना हम बिना महिलाओं के नहीं कर सकते। इन दिस पोम द ट्रीज आर इन द हाउस, अब बताया गया इस पोम में जो पेड़ हैं वो कहाँ पे है, घर के अंदर है। दे आर ट्राइंग टू गो आउटसाइड द हाउस, वो चाह रहे हैं वो भी घर से बाहर निकले। कैसे, जैसे कि महिलाएं चाह रही हैं, महिलाएं घर के अंदर कैद हैं। अब देखा जाता था, अब भी नहीं है ये, लेकिन पहले के ज़माने में होता था कि महिलाओं को घर के अंदर ही रखा जाता था, उनको घर से बाहर नहीं निकलना दिया जाता था, उनके ऊपर बहुत सारी पाबंदियाँ होती थी, ठीक है। तो वो क्या कोशिश करती थी, घर से बाहर निकलने के। दे वर स्ट्रगलिंग टू
डिसएंगेज देयर रूट्स फ्रॉम द ओल्ड डोमेस्टिक फ्लोर्स। कहते हैं कि वो जो पेड़ हैं वो खुद को डिसएंगेज वहाँ से हटाने की कोशिश कर रहे थे अपनी जड़ों को, फ्रॉम द ओल्ड डोमेस्टिक फ्लोर्स, वहाँ पे जो पुराने घरों में जो फर्श थे, फर्श की दरारें थी, वहाँ से खुद को मुक्त करना चाह रहे थे वो पेड़। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि महिलाएं भी खुद को मुक्त करना चाह रही थी, वो घरों में जो पूरे दिन वो घरों में रहती थी वहाँ से वो बाहर निकलना चाह रही थी। देयर लीव्स वर ट्राइंग टू स्ट्रेच देमसेल्व्स टू द साइड ऑफ द विंडो ग्लास। और वो जो पेड़ हैं उनके पत्ते कोशिश कर रहे थे खुद को कि वो विंडो ग्लास से किसी ना किसी तरह से बाहर निकल जाएं, जैसे कि महिलाएं भी कोशिश कर रही थी कि किसी ना किसी तरह से वो घर से बाहर निकल जाएं। ठीक है, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे पता है कुछ लोग हैं जो कि देख रहे हैं लेकिन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई सब्सक्राइब भी कर दिया करो। ये वीडियो HBSC और CBSE दोनों बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो अब ये क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको इस पोम के बारे में बताती हूँ। ये जो हमारी पोम है फोग, इसमें जो फोग का कंपेयर किया गया है किसके साथ, बिल्ली के साथ, कैट के साथ यहाँ पे कंपेयर किया गया है। बोलते हैं हमारे पोइट जो कि हैं कार्ल सैंडबर्ग जी, कहते हैं कि ये जो फोग है बिल्कुल ऐसे आती है जैसे कि बिल्ली आती है, अपने एकदम से आ जाती है बिल्ली और वो कब आती है कब जाती है किसी को पता भी नहीं चलता। सेम एज फोग भी आती है और वो चली भी जाती है। हमारी इस पोम में जो फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है वो है मेटाफर। ठीक है, रूपक अलंकार यहाँ पे यूज हुआ है। रूपक क्या होता है, जो कि देखो अब कैट और फोग का क्या कोई एक दूसरे से रिलेटेड चीजें हैं, नहीं ना, तो दो असंबंधित चीजों का भी जहाँ पे तुलना कर दी जाती है वो होता है मेटाफर। ठीक है, चलो अब एक बार ये क्वेश्चन देख लेते, इसका आंसर भी देख लेते। तो चलो देखते हैं। हाउ डज द पोइट डिस्क्राइब द फोग इन द पोम। कहते हैं कि पोइट ने जो फोग पोम है उसमें कैसे डिस्क्राइब किया है फोग को। इन दिस शॉर्ट पोम, इस छोटी सी पोम में द पोइट कंपेयर्स द कमिंग एंड गोइंग द फोग विद द मूवमेंट ऑफ ए कैट। पोम में जो पोइट है उन्होंने कंपेयर किया है फोग को बिल्कुल किसके साथ, कैट के साथ। कैट की जो मूवमेंट होती है उसी के साथ कंपेयर किया है। जस्ट एज ए कैट कम्स ऑन इट साइलेंट फीट विदाउट मेकिंग एनी नॉइज। जैसे ही कैट आती है, क्योंकि कैट के पैर फर के बने होते हैं, वो जैसे ही आती है तो किसी को पता भी नहीं चलता कि वो कब आई और कब वहां से चली गई। सेम एज पोइट ने बोला है कि फोग भी ऐसे ही आती है बिना किसी आवाज की और फिर चली भी जाती है। सो कम्स द फोग, बिल्कुल ऐसे ही क्या फोग भी आती है। एंड सिट्स लुकिंग ओवर द लैंड एंड द सी, और वहां पे बैठी रहती है किसकी तरफ देखते हुए, लैंड की तरफ और समुद्र की तरफ देखकर वहां पे बैठी होती है। इट ऑल्सो मेक्स नो नॉइज, वो भी फोग भी कोई भी आवाज नहीं करती है। व्हेन इट अप्रोचेज, जब ये पहुंचती है, जब ये फोग वहां पे आती है तो ये जो फोग है वो भी कोई भी आवाज नहीं करती है। एंड देन इट गोज अहेड, और फिर ये आगे भी चली जाती है एज क्वाइटली एज द कैट डज, बिल्कुल इतनी ही चुपचाप से जैसे कि कैट करती है। टू डिस्क्राइब द फोग, फोग को डिस्क्राइब करने के लिए द पोइट हैज़ वेरी ब्यूटिफुली यूज द मेटाफर ऑफ ए कैट। कहते हैं कि यहाँ पे फोग को डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पोइट ने मेटाफर का यूज़ किया। मेटाफर मीन्स रूपक का यूज़ किया है, जहाँ पे दो जो एक दूसरे से रिलेटेड भी नहीं है, असंबंधित चीज़ों की यहाँ पे कंपेयर किया गया। कैट को कंपेयर किया गया फोग के साथ, ठीक है, मतलब फोग को कंपेयर किया है कैट के साथ। वी कैन अप्रिसिएट दिस पोम, हम इस पोम को अप्रिसिएट कर सकते हैं इफ़ वी इमेजिन हाउ ए क्लाउड ऑफ फोग स्टेज एट वन प्लेस फॉर ए टाइम एंड देन मूव्स ऑन विद ए गस्ट ऑफ द विंड। वी कैन अप्रिसिएट दिस पोम, कहते हैं कि हम इस पोम को अप्रिसिएट कर सकते हैं इफ़ वी इमेजिन, यदि हम ये कल्पना कर सकें कि कैसे फोग आती है, स्टेज एट वन प्लेस, आती है एक जगह पे रहती है कुछ देर के लिए, एंड देन मूव्स ऑन, और फिर वहाँ से चली जाती है विद ए गस्ट ऑफ द विंड, हवा के एक जैसे ही हवा का एक झोंका आता है और वो वहाँ से फोग गायब भी हो जाती है। ठीक है, तो हम देखते भी हैं कि विंटर में क्या होता है, एकदम से तो सुबह जब हम उठते हैं तो हमें दिखाई देता है कि बड़ी बहारी धुंध है। ठीक है, फोग मीन्स कोहरा या धुंध, बड़ी बहारी धुंध है, लेकिन फिर थोड़ी समय के बाद हम बाहर निकल के देखते हैं तो फिर वो धुंध वहाँ से बिल्कुल ही गायब हो जाती है। तो हमारी ये जो फोग पोम है इसका एक ही ये क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
अब हम देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट पोम जो कि है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। इस नेक्स्ट पोम है, इसका ऐसे टाइप क्वेश्चन हम देख लेते हैं। व्हाट काइंड ऑफ ए पोम इज द टेल ऑफ ए कस्टर्ड द ड्रैगन, ब्रीफली समराइज इट। कहते हैं कि ये जो टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन है, पोम है, ये किस टाइप की पोम है, इसको ब्रीफली हमें समराइज करना है। तो देखो पहले इस पोम के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। अगर आपको पोम के बारे में लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखनी है तो आप चैनल पे विजिट कीजिए, वहाँ पे देख सकते हैं। समरी मैं थोड़ी सी यहाँ पे बता देती हूँ इस पोम में क्या क्या है, और अगर जिन बच्चों को पता है तो वो ये आगे की वीडियो को स्किप करके देखें, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ पे कहानी है किसकी, कस्टर्ड की, कस्टर्ड द ड्रैगन, ड्रैगन की यहाँ पे एक कहानी बताई गई है कि कैसे ये जो इसमें जो मेन कैरेक्टर होती है बेलिंडा, तो बेलिंडा के 4 पेट होते हैं जिनका नाम होता है इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड और कस्टर्ड, ठीक है। एक चूहा होता है, एक बिल्ली होती है, एक डॉग होता है, और एक होता है ये ड्रैगन, और एक खुद बेलिंडा होती है। लेकिन यहाँ पे सब लोग ये जो ड्रैगन है इसको बोलते हैं कि तू तो डरपोक है, डरपोक है। लेकिन असल में एक दिन वहाँ पे एक लुटेरा आ जाता है, पायरेट आ जाता है, और ये जो हमारा ड्रैगन है यही उसको मार के गिराता है, बाकी सब तो डर जाते हैं। ये है इस पोम में हमारी में। तो चलो आगे देखते हैं। दिस पोम इज़ ए बैलेड, ये पोम एक बैलेड है। बैलेड क्या होता है, जिसमें कि एक लिखित होती तो वो पोम है, लेकिन उसमें एक वो पूरी पोम एक स्टोरी बताती है, किसके बारे में, लव के बारे में, साहस के बारे में, ब्रेवरी के बारे में, ठीक है। दिस पोम इज़ ए बैलेड, ये पोम एक बैलेड है। मतलब बैलेड क्या कि है तो ये पोम ही, लेकिन ये पोम एक स्टोरी बताती है साहस के बारे में, लव के बारे में। ए लेडी नेम्ड बेलिंडा हैज़ 4 पेट्स, इस पोम में एक लेडी होती है जिसका नाम बेलिंडा होता है, उसके 4 पेट्स होते हैं, इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड एंड कस्टर्ड। 4 पेट होते हैं ये। ब्लिंक एंड मस्टर्ड मेक टोल क्लेम्स ऑफ देयर ब्रेवरी, ब्लिंक और मस्टर्ड तो अपनी बहादुरी की बड़ी बड़ी कहानियाँ बताते थे, बट कस्टर्ड इज कंटेंट टू रिमेन इन हिज केज, लेकिन जो कस्टर्ड था वो हमेशा यही चाहता था कि वो अपने केज में ही रहे, पिंजरे में ही रहे। ऑल द 3 एनिमल्स कॉल कस्टर्ड ए कोवर्ड, जो बाकी के 3 एनिमल थे, डॉग था, कैट थी और चूहा था, ये इसको क्या, डरपोक बोलते हैं। और बेलिंडा खुद ही इसको कीप्स कस्टर्ड इन नेगलेक्ट, खुद ही कस्टर्ड को नेगलेक्ट में रखती थी, मतलब इसको बोलती थी कि सच में ही तू तो डरपोक है। वन डे पायरेट ब्रेक्स इनटू द हाउस, एक दिन एक पायरेट घर में घुस जाता है। ऑल अदर पेट्स ऑफ बेलिंडा रन अवे इन फियर, सारे पेट बेलिंडा के डर के मारे भाग जाते हैं। ओनली कस्टर्ड फाइट्स द पायरेट ब्रेवरी, सिर्फ कस्टर्ड ही होता है जो कि उस पायरेट के साथ बहादुरी के साथ लड़ता है, एंड किल हिम, और उसको मार भी देता है। बेलिंडा एम्ब्रेसेस द ड्रैगन, बेलिंडा फिर ड्रैगन का आलिंगन करती है। इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड ये भी जोय में डांस करते हैं, लेकिन जल्द ही सून ही क्या हो जाता है, वो हमेशा की तरह ही कस्टर्ड अकेला रह जाता है और बाकी सारे एक साथ हो जाते हैं। तो ये जो हमारी पोम है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, इसमें ये एक ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना। और जो भी क्वेश्चन आए तो आप, क्योंकि आपको पता तो चल ही गया है कि पूरी पोम में क्या है, तो आप खुद से बना के भी लिख सकते हो, ठीक है। तो चलो अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट पोम पे जो कि है फॉर एन ग्रेगरी। तो इस पोम में भी क्या होता है कि यंग मैन और ये एक यंग वुमेन के बीच में बातचीत होती है। यंग मैन उस यंग वुमेन को बताता है कि कोई भी इंसान इस दुनिया में तुम्हें ऐसा नहीं मिलेगा जो कि तुम्हें तुम्हारे लिए प्यार करेगा। और फिर वो यंग लेडी कहती है कि नहीं, मुझे तो ये चाहिए कि कोई मुझे मेरी इनर ब्यूटी के लिए प्यार करे, आउटर ब्यूटी के लिए प्यार करने वाला नहीं चाहिए। इस तरह की हमारी ये पोम है। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ द आर्ग्यूमेंट बिटवीन द यंग मैन एंड वुमन इन दिस पोम अबाउट, कह रहे हैं ये जो पोम है हमारी, इसमें किस बारे में आर्ग्यूमेंट हो रहा है इन दोनों के बीच में। व्हाट आर द यंग मैन एंड यंग वुमेन आर्ग्यूइंग अबाउट इन द पोम। क्वेश्चन आपके पास कोई भी आ जाए, ठीक है, आप ये आंसर लिख देना कि किस बारे में वो आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, ठीक है। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, HBSC या CBSE दोनों बोर्ड्स के लिए। तो चलो अब मैं आपको बताती हूँ। इन दिस पोम ए यंग मैन एंड यंग वुमेन आर्ग्यू अबाउट द वैल्यू ऑफ ए पर्सनस इंडिविजुअलिटी। कहते हैं कि इस पोम में ये यंग मैन और वुमेन किसके बारे में आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, अपने एक पर्सन की व्यक्ति इंडिविजुअलिटी के ऊपर। द यंग मैन ट्राइज टू कन्विंस द यंग वुमेन, यंग मैन ट्राई करता है उस वुमेन को कन्विंस करने के लिए दैट नो वन वुड लव हर फॉर द
ब्यूटी ऑफ हर हार्ट, कि कोई भी इंसान इस दुनिया में ऐसा नहीं है जो कि तुम्हें तुम्हारे हार्ट की ब्यूटी के लिए प्यार करे। सी वुड बी लाउड फॉर हर येलो हेयर, वो कहते हैं कि तुम्हें कोई भी प्यार करेगा तो तुम्हारे बालों से ही प्यार करेगा। एंड मेक हर ब्यूटी लुक ब्यूटीफुल, विच मेक्स हर लुक ब्यूटीफुल, क्योंकि उनके बालों की वजह से ही वो देखने में सुंदर लगती हैं। द वुमन सेज दैट, लेकिन वुमेन इसमें कहती है कि सी वुडंट एक्सेप्ट एनी वन, कि वो ऐसे किसी को भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। हु लव्स हर फॉर द कलर ऑफ हर हेयर, कहने का मतलब कि वो किसी को भी ऐसे को एक्सेप्ट नहीं करेगी जो उसे उसके बालों का कलर देख के उसको प्यार करे, मतलब उसकी आउटर ब्यूटी को देख के प्यार करे, बल्कि वो चाहती है कि कोई भी उसे प्यार करे तो उसकी इनर ब्यूटी से करे। सी सेज सी कैन हर हेयर डाइड एनी वे सी लाइक्स, वो कहती है कि मैं तो अपने बालों को जब भी चाहूँगी, जैसा भी चाहूँगी मैं कलर करा सकती हूँ, चाहे ब्राउन ब्लैक कैरेट जैसी भी मेरी मर्जी होगी मैं तो बालों में कलर करा लूँगी। तो कोई इंसान मुझे प्यार, बालों से क्या प्यार करना, उनको तो मैं कभी भी चेंज करा सकती हूँ। एट दिस द यंग मैन सेज दैट, इस पे वो यंग मैन क्या कहते हैं, गो इट इज़ गॉड अलोन, कि सिर्फ भगवान ही ऐसे है, हु लव्स अस, जो कि हमें प्यार करते हैं, फॉर आवर सेल्स अलोन, हमें हमारे खुद के लिए प्यार करते हैं, ऐसा कौन है, सिर्फ भगवान ही है इस दुनिया में। इट इज़ ओनली ही, ये सिर्फ भगवान ही है। यहाँ पे देखो ही का एच कैपिटल दिया गया, दैट मीन्स ये यहाँ पे गॉड के बारे में बोला गया है, ठीक है। ही हु डज नॉट लव अस फॉर आवर लुक्स और आवर येलो हेयर, कहते हैं कि सिर्फ भगवान इस पूरी दुनिया में ऐसे हैं जो कि हमें हमारे येलो कलर के बालों के लिए नहीं, बल्कि हमें हमारी इनर ब्यूटी के लिए प्यार करते। कहने का मतलब इस पूरी पोम में ये दर्शाया गया है कि जो बालों के कलर को कंपेयर किया गया हमारी आउटर ब्यूटी के साथ, ठीक है, और हमारी इनर ब्यूटी। तो पोम में यही समझाया गया कि इस दुनिया में कोई भी इंसान है, वो सिर्फ कोई भी ऐसा नहीं है कि जो हमें हमारी इनर ब्यूटी से प्यार करे। आज की इस दुनिया में ऐसा चलता है कि आउटर ब्यूटी को देख के ही लोग प्यार करते हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हमारी ये जो तीन पोम्स हैं, फोग, द टेल ऑफ कस्टर्ड, द ड्रैगन, फॉर एन ग्रेगरी, इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए। बाकी कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप इन्हीं में से बना के लिख सकते हो। स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशंस। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।